हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज का टॉपिक है हमारे पास आईयूपीएससी। आईयूपीएससी इस नाम को सुनने के बाद ही आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, यानी ये टॉपिक क्या बताता है। नहीं समझ में आया तो अभी हम बता दे रहे हैं। पहले तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी का पूरा नाम ये है। अब अंत में आपको केमिस्ट्री नज़र आ गया होगा, तो इससे आप ये पकड़ सकते हैं कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यानी ये जो आईयूपीएससी टॉपिक है वो किसका टॉपिक है, आईयूपीएससी का टॉपिक है। ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें, और ये क्या है आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी मेनली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या करेगी, जो हमें पर्टिकुलर रूल प्रोवाइड कराएगी, कुछ रूल, स्पेसिफिक रूल प्रोवाइड कराएगी, नियम बताएगी, प्रोवाइड करेगी, यानी कुछ नियम देगी। अब वो नियम किससे रिलेटेड होंगे, तो वो नियम वैसे तो बहुत जगहों पे आईपीएससी आती है, लेकिन स्पेशली कौन से रूल पे आईपीएससी के किन रूल्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो हम आज बात करने जा रहे हैं उन रूल्स की जिनकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने जा रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिक, सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है ना। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यौगिक क्या होता है। ठीक, तो यौगिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, यौगिक का मतलब कंपाउंड होता है इंग्लिश में, मतलब तो नहीं है, नाम है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि अगर दो एलिमेंट जैसे कि मैंने एक ले लिया हाइड्रोजन, दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, एक प्रकार के एलिमेंट है। ठीक है ना, ये एलिमेंट है। जब ये दोनों एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होके जब एक पदार्थ पैदा करते हैं, यानी दो तत्व जब आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, मिल जाते हैं और मिलके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस पदार्थ, उस सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये जो यौगिक बना है इसमें कार्बन के यौगिक, मतलब सिंपली कार्बन आया हुआ है, यानी ये जो पदार्थ बनाया गया है, यहाँ पे H2O, जैसा कि आप जानते हैं पानी है, पानी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्या करता है, तो केमिस्ट्री डील करता है कि कोई भी पदार्थ किस एलिमेंट से बना है, उसके पास क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, यानी क्या क्या गुण है। केमिस्ट्री इसी को तो बताता है ना। तो अगर सपोज करिए कि वो पदार्थ कार्बन से मिलकर बना है, तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब जैसे H2O है, H2O के अंदर क्या है, कार्बन है, नहीं है, तो कार्बन नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। यानी ध्यान से समझेंगे कि जिन पदार्थों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक। अब प्रश्न ये है कि सर सिर्फ कार्बन के लिए ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल। तो देखिए, नाम में भी हिंदी वाले में लिखा है कार्बन, है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट नाम में लिख दिया गया अकार्बन, माने नहीं होना चाहिए कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन नहीं है उनको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। समझ में आ रहा है? फिर से, यौगिक क्या होता है समझ में आ रहा है, जब एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग यौगिक बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अगर वो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कार्बन के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन ने अगर पदार्थ बनाया किसी के साथ मिलके, तो उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। अगर कार्बन ने किसी के साथ नहीं मिलके बनाया है, उसके अलावा किन्हीं लोगों ने, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि एलिमेंट टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 118। हम केवल इस 118 में से जो छठे नंबर पे आता है जिसका नाम है कार्बन, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो कार्बन ने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है और कितने पदार्थ बनाए हैं कार्बन ने, उनका हम नामकरण सीखेंगे। ठीक है ना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब नॉर्मल में आप यही लिखेंगे, कार्बन के कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब पदार्थ ही डाल दो आप सीधा सीधा,
ठीक है ना। तो जो कार्बन द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं उनका नामकरण हमको सीखना है, किसकी मदद से, तो IUPAC के द्वारा दिए गए रूल्स की मदद से। तो वैसा क्यों, स्पेसिफिक IUPAC का रूल क्यों लगाना पड़ा, क्यों आखिर बाकियों की तरह इसका नामकरण नहीं किया जा सकता क्या? तो मेनली ऐसा है ना कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा हो गई, जब शुरुआती दौर था केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इस कारण एक समस्या आने लगी कि हम जो नाम रख रहे हैं वो हमारे वहाँ कुछ और थे, दूसरे के वहाँ कुछ और है, तीसरे के वहाँ कुछ और है। तो जिससे क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम में। तो इस कारण इसको हटाना पड़ा। इस कारण क्या करना पड़ा, इस सिस्टम को, कि जो कि ट्राइबल सिस्टम कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि लोग अपने मन से जो चाहे रख सकते हैं नाम। इससे दिक्कतें पैदा होने लगी कि सभी लोगों के वहाँ एक ही पदार्थ को अलग अलग रूप से जाना जाने लगा, है ना। तो इस दिक्कत से बचने के लिए सभी लोग एक ही पदार्थ को अलग अलग ना माने, एक ही माने, इसलिए IUPAC के रूल्स को लेके आना पड़ा, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर 4-5 ठो होते तो काम चल भी जाता, ठीक है, एक्सेप्टेबल भी था। इतनी ज़्यादा संख्या है, आप सभी लोगों को पता होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज के डेट में कितने हैं, लगभग 20 मिलियन है ना, लगभग 20 मिलियन है। 20 मिलियन मतलब कितने हो गए, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 मिलियन का मतलब कितना होता है, 100 लाख, यानी 1 करोड़ ना। तो 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ संख्या है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये बताइए कितना घर से अपने नाम रख लेंगे, कितना अपने मन से अपना नाम पैदा कर लेंगे, पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए भी IUPAC के रूल्स की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण के लिए, ठीक है। अब मेनली एक बात और ध्यान से समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन के कंपाउंड, तो एक चीज इसके साथ ऑलवेज प्रेजेंट होनी चाहिए, वो है हाइड्रोजन। तो कार्बन होगा, कार्बन का ही कंपाउंड होगा, लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, तभी वो कार्बन या तभी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। यानी अकेले कार्बन आ गया, उसने कंपाउंड बनाया, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे CO2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, उसके बाद कार्बन ने किसी के साथ यौगिक बनाया, किसी के साथ जाके जुड़ाव किया है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये बोल दूं, जैसे CH3Cl, मैं आपसे पूछूं क्या ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल सर, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। मुझे बस ये देखना था कार्बन है कि नहीं है, है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन है कि नहीं है, है। अब उसके बाद कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही CH3OCH3, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है? बिल्कुल सर, देख के बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, उसके साथ साथ उसके बाद ऑक्सीजन आया है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई भी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये कहानी हमारी बेसिक थी। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि आखिर IUPAC ने कौन सा रूल प्रोवाइड कराया था जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। तो चलिए देखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे अगर हम, तो रूल्स पहले हम देखते हैं वो कौन सा रूल था। तो स्पेशली डायरेक्ट रूल पे काम करेंगे। तो रूल कुछ ये था, जिसको यूनिवर्सल रूल कहा जाता है। यूनिवर्सल रूल इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ कि पूरी दुनिया फॉलो करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब जब नामकरण होगा इसी रूल की मदद से होगा, ठीक है। अब इसमें आता क्या है, तो सबसे पहले आता है वर्ड रूट। क्या होता है, वर्ड रूट, ठीक। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में देखिए, मान लीजिए कोई शब्द है, तो उस शब्द के अगर पीछे आप किसी चीज को लगा रहे हो तो अपने आप में क्या होता है, प्रीफिक्स होता है कि सफिक्स होता है, सफिक्स होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। और अगर आप किसी शब्द के आगे किसी शब्द को लगा रहे हैं तो प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना। हिंदी में इसे मैं उपसर्ग बोल देता हूँ, ठीक है। प्रीफिक्स यानी प्री मतलब देख रहे हैं ना, पहले पहले लगने वाले शब्द, और सफिक्स मतलब बाद में लगने वाले शब्द, ओके। अब प्रीफिक्स दो टाइप का होगा। प्रीफिक्स कितने टाइप का, दो टाइप का। इस शब्द से जस्ट पहले लगने वाला तो क्या होता है, प्राइमरी, मतलब जस्ट आगे लगने वाला, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स के आगे लगने वाला सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा इधर जाइए, वर्ड रूट, इसके जस्ट आगे लगने वाला प्राइमरी सफिक्स, क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स। और इससे भी जस्ट आगे लगने वाला सेकेंडरी सफिक्स। पहले तो ये लिख लेंगे तभी काम बन पाएगा आपका। IUPAC ने जो रूल दिया है उस रूल को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद
सेकेंडरी सफिक्स। फिर ऐसे वर्ड रूट के जस्ट आगे प्राइमरी सफिक्स, उसके जस्ट आगे सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? क्लियर है। प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स नहीं, आगे प्रीफिक्स पीछे सफिक्स। ठीक ठीक। अब चलिए बारी बारी मतलब समझते हैं। देखिए ये 5 है ना, इन पांचों का अपना अपना क्या है मतलब है। इन्हीं पांचों को समझ डाला तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर डाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब क्या होगा? वर्ड रूट क्या डिनोट करने के लिए आएगा? तो वर्ड रूट एक्चुअल में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अभी केवल लिखेंगे आप। प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या काम है, इसको खत्म कर लेते हैं। ये बताता है ओपन आर क्लोज। ठीक, ओपन आर क्लोज चेन। ठीक है ना, ये चैन के बारे में आइडिया देता है और वो बताता है कि ओपन है कि क्लोज। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या करता है, तो एक्चुअल में ये आइडिया देता है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में एक एक करके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, तो प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में जानकारी देगा, तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स का क्या काम है, तो सेकेंडरी सफिक्स उन शब्दों को रखेगा जो ये आइडिया देंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हिंदी बोलते हैं इसका क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए फिर से वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। प्राइमरी सफिक्स मतलब बॉन्ड क्या है कार्बन और कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स को दिखाना है। ठीक है, देखो ऐसे ही नाम लिखना है हमको, ये ऑर्डर है नाम लिखने का, समझ पा रहे हो। ये जो रूल है एक्चुअल में क्या है, यूनिवर्सल रूल इसको बोला गया है, लेकिन ये एक्चुअल में ऑर्डर बता रहा है कि कैसे हमको नाम रखना है। बीच में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में उपस्थित है ये लिखना है, उसका अपने अभी सबके लिए वर्ड मिलेगा आपको, किसके लिए कौन सा वर्ड लगाना है, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि कौन क्या बता रहा है। ओके, प्राइमरी सफिक्स का काम क्या है कि बॉन्ड बताना, सेकेंडरी सफिक्स का काम कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो बताना, प्राइमरी प्रीफिक्स का काम है कि ये बताना कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओपन है कि क्लोज, और सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आइडिया देना। अब एक एक करके डील करेंगे और कैच करेंगे कि कौन सा वर्ड किसे बताएगा। ठीक है ना, अभी आप ये मत टेंशन लीजिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन क्या होता है, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है, और सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, सब कुछ मिलेगा। पेशेंस। ओके, ठीक, तो पहले नोट डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वाले शब्द को समझते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। वर्ड रूट एक्चुअल में ये आइडिया देगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है। पहले इस पे काम करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H6 लिख दिया ना, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अगला मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने डाल दिया C4H8, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, समझ पा रहे हो। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C8H16, कितने कार्बन है, 8 है, ठीक है। हाँ बस बेटा एकदम ऐसे उंगली दिखा के पूरा प्रॉपर बताओ, 2 है, 4 है, 8 है, एकदम देख लो कितना आसान है, ऐसे उंगली पे काम चलेगा तुम्हारा। 2 4 8, ओके। अब इसी को डिनोट करने के लिए आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का काम यही है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ओके। अब ध्यान से सुनो कैसे। तो मान लो अगर 1 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, क्योंकि हमको नाम लिखना है और नाम तो शब्दों में लिखा जाएगा, नाम तो शब्दों में लिखा जाएगा ना, नंबर में तो लिखा नहीं जाएगा। कि ऐसे लिख देंगे 4C तो हो गया 4 कार्बन। तो ऐसे कौन सा नाम होता है, हमको नाम बनाना है। नाम जानते हो ना, जैसे तुम्हारा नाम विकास है कि नहीं है, बगल वाले का आकाश है। तो ये सब कैसे बनता है, कुछ ना कुछ
सिंबल लेके आना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे हम, मेथ, इंग्लिश में METH। फोकस ऑन बोर्ड, सॉरी एट द बोर्ड, अब ऑन एट जो भी हो लेकिन यही फोकस करना है। 2 कार्बन यानी एथ, 3 कार्बन यानी प्रोप, ठीक है। 4 कार्बन यानी ब्यूट, ठीक, ब्यूट। 5 कार्बन यानी पेंट, 6 कार्बन यानी हेक्स, 7 कार्बन यानी हेप्ट, 8 कार्बन यानी अक्ट, 9 कार्बन यानी, सॉरी 8 कार्बन है ना अभी, ऑक्ट। 9 कार्बन यानी नोन, और 10 कार्बन यानी डेक, DEC। 11 कार्बन अगर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो अनडेक, ठीक है। 12 कार्बन डोडेक, ठीक है। 13 कार्बन ट्राइडेक, ट्राइडेक। 14 कार्बन यानी, वेरी गुड, टेट्राडेक। लग रहा है आप लोग पढ़े हैं। 15 कार्बन यानी पेंटाडेक। 16 कार्बन यानी हेक्साडेक। 17 कार्बन यानी हेप्टाडेक। 18 कार्बन यानी, अरे भाई बैठ के देखने से क्या फायदा था, अब तक तो लिखा गया होता सतवा में। अच्छा ठीक है, तब यही फायदा है, पहले पढ़ा दो, अच्छी बात है। नोनाडेक, अब वो सब बतियाएंगे बैठ के। और 20 कार्बन अगर हो गया तब इसको क्या बोलते हैं, आइकोस। क्या बोलते हैं, आइकोस। आइकोस, ठीक। 21 कार्बन हो गया तब, 21 कार्बन तो हेन आइकोस, हेन आइकोस, ठीक है, हेन आइकोस। 22 कार्बन डोकोस, 23 कार्बन ट्राइकोस, 24 कार्बन यानी टेट्राकोस, 25 कार्बन यानी पेंटाकोस, 26 कार्बन यानी हेक्साकोस, 27 कार्बन यानी हेप्टाकोस, ठीक। 28 कार्बन यानी ऑक्टाकोस, ऑक्टाकोस। 29 कार्बन नोनाकोस, और 30 फटाक से बताइए 30 का, ये भी तो लिखा गया होगा। 20-30 पे ही तो फंसते हैं आप। ट्राइकोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोस। हाँ, ओ सॉरी 30 है ना, ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट, सॉरी ट्राइकॉन्ट। अब यहाँ से फिर स्टार्ट कर लेना, ठीक है। हेन ट्राइकॉन, उसके बाद फिर तब डो ट्राइकॉन्ट, ट्राई ट्राइकॉन्ट, ऐसे चलते जाएगा।
ओके। फिर आ जाएगा आपका ट्राई के बाद टेट्राकॉन्ट, आएगा समझ में, टेट्राकॉन्ट, तो ऐसे चलते जाएगा। फिर हेन टेट्राकॉन्ट 40 वाले का मैं बताया हूँ टेट्राकॉन्ट, ठीक है ना। फिर पेंटाकॉन्ट 50 वाले का, 50 कार्बन का, ऐसे चलते जाएगी कहानी। लेकिन हम जितना लिख दिए हैं उतना कभी यूज नहीं होगा, ठीक है, अनगिनत ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम के अंदर कितने कार्बन हैं, 30 तक अगर कार्बन है तो भी हम उनका वर्ड रूट समझ चुके हैं, ओके। याद रख लीजिए, और सबसे ज़्यादा याद तो इन्हें रख लीजिए, शुरुआत के 10 वालों को। अगर ये 10 याद कर लिया तो इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। इधर वाले जो लाइन है इधर बहुत कम, और इधर वाले तो शायद ज़िंदगी में कभी मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मत मिस करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, याद रह जाएगा, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक अनुलग्न। एक्चुअल में अभी याद आ गया, सफिक्स को अनुलग्न बोलते हैं और प्रीफिक्स को पूर्वलग्न बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, किसके बारे में जानकारी देता है? तो जानकारी देता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। क्या मतलब है इसका? जब आप लिख रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा था C4H8, लिखा था ना, थोड़ा पूरा फोकस यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा। C4H8 लिखा है ना, ये बताओ ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, मतलब यहाँ पे C4H8 का मतलब यहाँ पे 4 कार्बन है, दिख रहा है ना, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। अब जाहिर सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक कार्बन अलग है, दूसरा कार्बन अलग है, तीसरा कार्बन अलग, मतलब अलग अलग रहते हैं सब। एक पास अगर तुम रख रहे हो तो जाहिर सी बात है उनको कोई फोर्स पकड़ के बैठा होगा, यानी चिपकाया होगा, तभी तो एक पास है। 4 कार्बन एक पास है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कोई फोर्स लग रही होगी जो उनको चिपका के रख रही होगी। वो जो फोर्स है फिलहाल के लिए वही क्या है, बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब जो उनको चिपका के रखा है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। किस तरीके से? कि 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इनसे देखो, अब एक बात तो और सुन लो पहले वहां तक जाने पे। देखो कार्बन जो है बॉन्ड कितने बनाता है? 4। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1। ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2। नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ये याद रख लेना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। उसको 4 बॉन्ड बनाना होगा। पहले कार्बन के बारे में खूब बढ़िया से डिटेल समझ लो। कार्बन को 4 बनाना है तो कार्बन किसी के साथ डबल भी बना सकता है, सॉरी सिंगल, तो सिंगल 4 बना सकता है। कार्बन चाहे तो डबल 2 लोगों से बना सकता है। भाई बनाना तो 4 ही है उसको। देखो कितने बने, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ओके। फिर कार्बन चाहे तो एक लोगों से ट्रिपल बॉन्ड, एक लोगों से सिंगल बॉन्ड, तो भी कितना हो गया? 4। गिनो पहले, आ रहा समझ में? लेकिन कभी भी कार्बन किसी के साथ 4 नहीं बना सकता, मतलब 4 नहीं बना सकता, 3 नहीं, मतलब 4, ओके। यानी ऐसा सोचो कि एक कार्बन है, दूसरे कार्बन से कहे बेटा हम लोग 4 बना के खत्म, अब किसी से और नहीं जुड़ा जाएगा। तो अगर कार्बन एक दूसरे से 4 ठो बना लेता है एक ही कार्बन से, तो स्टेबल नहीं माना जाता। ऐसा कंपाउंड स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं होने का मतलब वो आपको दिखाइए नहीं देगा, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझ गए? कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है? या तो कार्बन सब सिंगल सबसे किस तरह जुड़े? सिंगल। या तो किसी से डबल जुड़े, किसी से सिंगल जुड़े, या तो दोनों साइड से डबल जुड़ सकता है, या तो एक लोगों से ट्रिपल, एक लोगों से सिंगल, ठीक है ना। ये वाला भी ऑप्शन लिख लेना, एक लोगों से डबल जुड़ गया है और एक लोगों से, मतलब 2 लोगों से सिंगल, ओके। तो इतने ऑप्शन में जुड़ सकता है कौन? कार्बन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप कह रहे होंगे सर ये बॉन्ड क्यों बनाता है? तो बॉन्ड बनाने का कारण क्या होता है? सीधा मतलब है स्टेबल होना है, अस्थायी होना है। हर तत्व, एलिमेंट जिसे बोलते हैं हम, वो क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है। और अस्थायी होने के लिए उसे क्या बनाना पड़ता है? बंध, यानी बॉन्ड बनाना पड़ता है। बड़ा आसान है यार, सिंपल। देखो कार्बन का क्या होता है? 6। अब पिछली क्लासेस लिए नहीं है सही तरीके से, तो 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 4। इतना तो पता चल ही रहा होगा, या नहीं पता है जिन लोगों को ये भी,
उनको हम सिंपल आइडिया बताते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेन्सॉन, है ना। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 दिख रहा है ना। 118 में से इन 7 को निकाल दिया तो कितने बचेंगे? 111 में से 118 में से इन 7 को निकालेंगे, 111 बचेंगे। 111 के 11 इन सब की तरह बनना चाहते हैं, मतलब जैसा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वैसा ही बनना चाहेंगे, तभी जाके वो क्या माने जाएंगे? स्टेबल। ये अस्थाई, अस्थाई मतलब ये अकेले घूम सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये कार्बन जब अपने घर से निकलेगा और सोचे कि ये अकेले घूम ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि जैसा इनका एनर्जी का लेवल होता है ऐसा इन लोगों का एनर्जी का लेवल नहीं होता है, यानी बाकी 111 का एनर्जी का लेवल और इनके एनर्जी लेवल में अंतर होता है। ठीक है, पूरा खेल एनर्जी का। इनके पास एनर्जी एकदम बैलेंस वाली होती है, इनके पास डिसबैलेंस वाली होती है। तो इसलिए ये बेचारे थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसीलिए तो इनको केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, इसीलिए ये दूसरे से जाके जुड़ते हैं। ये लोग कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे किसी दूसरे से जुड़ते हुए, समझ में आ रहा है? ये आपको स्वतंत्र रूप में, अगर मैंने बोला नियॉन गैस है तो ईसा थोड़ी ना नियॉन ऑक्सीजन के साथ आया होगा, नहीं, नियॉन अकेले आएगा, फ्रीली चल सकता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है कि वो अकेले घूम सकता है। लेकिन इन लोगों की एनर्जी ऑलवेज डिसबैलेंस होती है, इसलिए बैलेंस करने के लिए इन लोगों को किनकी तरह बनना पड़ता है? इनकी तरह। अब ये कार्बन है तो ये भी बनना चाहेगा इनकी तरह। अब ये किसकी तरह बने भाई? ये सीधा सीधा 7 रख दिए गए, आइडियल है। अब इन्हीं में से किसी की तरह बनना है तो जाहिर सी बात है हम किसकी तरह बनेंगे? जो हमारे नजदीकी वाला आइडियल होगा। तो कार्बन के नजदीकी आइडियल कौन सा है? नियॉन। आ रहा है समझ में? तो कार्बन किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन की तरह। कितने की कमी है? इसके पास 6 है और नियॉन के पास क्या है? 10 है। 4 की कमी दिख रही है नहीं दिख रही है? साफ साफ। तो इसीलिए उसने 4 क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया। इसीलिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ऑक्सीजन को लेके आओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन भी तो स्टेबल होना चाहेगा। किसकी तरह बनेगा भैया? ये भी नियॉन की तरह बनेगा, है कि नहीं है? तो इसके पास 8 है, नियॉन का कितना है? 10। कितना चाहिए इसको? 2। इसलिए देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है ना। ये भी किसकी तरह बनना चाहेगा? नियॉन की तरह। तो इसको भी कितना चाहिए? 3। तो इसीलिए देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। ओके, हाइड्रोजन को भी लेके आ जाओ, सब सॉर्टेड रहे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ये किसकी तरह बनना चाहेगा? इसके नजदीक कौन है? हीलियम है ना। ये भी नियॉन की तरह बनेगा? नहीं, नियॉन दूर है ना। तो ये हीलियम की तरह बनना चाहेगा। अब हीलियम की तरह बनने के लिए इसको कितना चाहिए? 1 ही तो चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कितना ईजी है ये समझना। आई बस समझ में? कोई लोचा नहीं, एकदम सिंपल लोचा यही है कि क्यों 4 बना रहा है, क्यों 1 2 बना रहा है, क्यों 1 बना रहा है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कुछ था नहीं लेकिन याद कर लीजिएगा। अब चलो देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना कि कार्बन है। कार्बन पहला काम तो ये करते हैं, C4H8 था। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखो बेटा। 4 कार्बन है, चारों ने पहले सिंगल से अपने आप को जोड़ लिया। अब कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन है 8। हर कार्बन को कितना चाहिए? 4 बॉन्ड बनाना है ना। इस कार्बन का कितना बना हुआ है? 1। तो 3 ठो इसको क्या दे दो? हाइड्रोजन। कंप्लीट हो गया इसका। देखो इस कार्बन के पास कितना हो गया? 1 2 3 4। इस कार्बन का कितना बना हुआ है? सर एक इधर कितना बना है? 2। तो कितना इसको हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। क्लियर? तो बन गया इसका विचार। समझ में आ रहा ना? हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए ना, हाइड्रोजन बना लिया, खत्म। अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन का भी कितना पहले से बना हुआ है? 2। तो कितना इसको दे दो? हाइड्रोजन। 2 हो गया। अब कितना बांट चुके हो तुम? 3 2 5 2 7। कितना हाइड्रोजन बचा है? 1 ही हाइड्रोजन बचा है। C4H8 का स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब मेरे पास 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 ही इसको देंगे, तो क्या ये कंप्लीट हो पाएगा? नहीं सर, इसका 2 ही हो पा रहा है। इसको चाहिए कितने? 4। तो मजबूरन ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने से इसका कितना हो रहा है? 3। लेकिन उससे भी खतरनाक बात, इसका तो 5 हो जाएगा ना तब, जो इसके साथ डबल बॉन्ड होगा। तो देखो 1 2 3 2 5। तो ये कार्बन बेचारा डिसबैलेंस हो जाएगा ना। तो ये मजबूरन अपना हाइड्रोजन यहाँ कर देगा, यहाँ से हटा देगा, कहेगा मैं इस हाइड्रोजन को नहीं लूंगा। अगर इस हाइड्रोजन को रखूंगा तो इससे संबंध नहीं बना सकता। तो अब इसका कितना है? अब इसका फिर से 4 हो गया, लेकिन अभी इसका कितना है? 3। तो वो हाइड्रोजन जो हटाए थे यहाँ पे ऐड कर दो, खत्म। अब इसके पास कितना हो गया? 4। और इधर पूरा कंप्लीटेड हो गया ना, स्ट्रक्चर बन के तैयार। अब दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पूरा? अब इस स्ट्रक्चर में देखो तो कार्बन के बीच में क्या है भाई? देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन कार्बन के बीच में देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बना है, लेकिन इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड।
तो कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आ गया, उसमें कार्बन कार्बन के साथ कभी सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, कभी डबल बॉन्ड बना रहा होगा, कभी ट्रिपल बॉन्ड। एक और एग्जांपल क्लियर कर लो, जैसे मेरे पास आ गया C3H4 ऐसा कुछ आ गया, ओके। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, कितने कार्बन है, 3, तो 1 2 3, पहले इन सबको जोड़ दो, सिंगल सिंगल से जोड़ दिया, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 4। जरूरत क्या है, उतना ही दिया है तो हम उतना ही तो रखेंगे। इस कार्बन को कितना चाहिए, 3 चाहिए ना भाई, एक बना इसका, तो 1 दे दो इसको, एक और दे दो इसको दे दो, 3 ठो दे दिया मैंने, 3 दे दिया। 3 देने से क्या होगा, ये तो कंप्लीट है ना। लेकिन इसके पास आएंगे, इसका कितना है, 2 है, मेरे पास हाइड्रोजन कितना बचा है, एक ही दे सकते हैं, दूसरा हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो मजबूरन ये क्या करेगा, इस वाले से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाने से अब इसका कंप्लीट हो गया ना, लेकिन ये कार्बन बेचारा अनाथ चल रहा है, अब हाइड्रोजन बचा नहीं कि हम इसको दे सकते हैं। इसका कितना बना है अभी, केवल 2, इसको बनाने कितने हैं, 4, 2 ही बना है, अब क्या करें। तो मजबूरन ये क्या करेगा, इससे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाने से तुरंत ये डिसबैलेंस हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 4 5 5 हो जा रहा है, तो इसलिए ये अपना हाइड्रोजन तुरंत हटा देगा अपने पास से, हटा दिया, अभी 4 हो गया, जो ही 5 हुआ है तुरंत इसने 4 कर लिया, और इसके पास तो अभी 3 ही, एक और चाहिए, तो वो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला यहाँ पे डाल दो, हो गया। तो अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया ना। एक और स्ट्रक्चर देख लो, तीसरा वाला C4H10, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सबको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, आ रहा समझ में, कितने हाइड्रोजन है, 10, पीछे से सबको कंप्लीट करते जाओ। इसको कितना चाहिए हाइड्रोजन, तो 1 2 3, इसको कितना चाहिए, 2, इसको कितना चाहिए, 2, इसको कितना चाहिए, खत्म खेल। देखो 10 ही दिया है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या बना हुआ है, सिंगल। देखो 3 2 5 2 7 3 10, तो सब जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये बात नोट कर लेना, हर जगह कार्बन कितना बनाता है, 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3, ओके। इसको मिटा के मैं स्पेशल बात बता रहा हूँ। अब देखो स्पेशल बात क्या है कि हमें ये पकड़ना पड़ेगा ना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, क्योंकि अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बना रहा है ना, तो इसकी जो कहानी होगी, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले से क्या होगी, अलग होगी। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कुछ अनोखा गुण होगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास। अगर ऐसा होता कि चाहे सिंगल बनाए, चाहे डबल बनाए, चाहे ट्रिपल बनाए, सब एक ही गुण रखने वाले हैं, तो हमको ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है तो इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, डबल बॉन्ड है तो इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ट्रिपल बॉन्ड वालों की प्रॉपर्टी अलग होती है, तो नाम भी तो अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी तो पहचान में आएंगे कि डबल बॉन्ड वाले हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। आ रहा समझ में भाई, जब गुण अलग है तो नाम अलग होने चाहिए, आइए समझ में। तो अगर सिंगल बॉन्ड ही केवल कार्बन कार्बन के बीच में लगा, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ANE, N लगाएंगे, यानी रूट वर्ड में क्या ऐड कर देंगे, ANE, N, ठीक। अगर डबल बॉन्ड से बना हुआ है, जैसे ये वाला, इसमें डबल बॉन्ड आया ना, तो अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो मूल शब्द में क्या हम जोड़ देंगे, ENE, जिसको हम बोलते हैं ईन, क्या बोलते हैं, ईन। और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या जोड़ देंगे, YNE, यानी आइन। क्लियर, अरे हाँ ना बोलिए, बस। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है, देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अभी तुम्हारे सामने एक ऐसा भी स्ट्रक्चर आएगा, इसको भी थोड़ा ध्यान देना भाई, तो गड़बड़ा जाएगा। CH3COOH ऐसे मैंने लिखा है, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तुम लोग तो डिस्टर्ब हो जाओगे। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे एक OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो और साफ, ये C, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। अब मैं पूछूं कैसा बॉन्ड है यहाँ पे, तो आप तो तुरंत दौड़ के बोल दोगे, अरे साफ साफ दिख रहा है डबल बॉन्ड वाला है ये। इसमें कैसा है ये, एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना तो इसका मतलब डबल बॉन्ड वाला है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ये सब सिंगल होना चाहिए तभी सिंगल बॉन्ड वाला है, ओके। पहले एक चीज़ क्लियर कर लो, तो यहाँ पे डबल है, सिंगल है, तो इसका मतलब है कैसा, ये डबल वाला, ओके। ऐसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं,
एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो एल्काइन, और डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन, और सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। ये याद रखेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब क्या है, एल्केन सीरीज से लिया गया है। क्लियर। अब देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा था तो इन लिया था ना, तो इसके नाम से ही उठाया था। डबल बॉन्ड बना रहा था तो इन लिया था ना, देखो इसके नाम से ही उठाया था। और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आइन यानी इसके नाम से ही उठाया। क्लियर है। अब ध्यान से सुनते जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड वाला नहीं है। समझ में आ रहा है। हमें कार्बन और कार्बन के बीच में देखना होता है कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो इसका मतलब कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला है। क्लियर, याद रह जाएगा। बॉन्ड किसके बीच में देखना है, मैंने लिख भी दिया है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न कार्बन और कार्बन के बीच में लगने वाले बंध के बारे में बताता है। क्लियर, ये कहानी समझ में आ गई, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, एक चीज मैं बताना भूल गया, उसको बता देता हूँ इन जनरली। देखिए मेनली अगर आप कभी भी एक एल्केन बनाना चाह रहे हैं, एल्केन मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हुआ है, ओके। तो अगर आप एल्केन बनाना चाहते हो तो आप एक फॉर्मूला ले लेना, वो फॉर्मूला का नाम है CnH2n+2, ठीक है ना, CnH2n+2। इस फॉर्मूले का नाम यही है, नाम नहीं है एक्चुअल में, फॉर्मूला यही है। अब इसमें आप n की वैल्यू बदल बदल के रखते जाओ, फटाफट आपको ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले पैदा होंगे। जैसे n की वैल्यू आपने 4 रख दी। अब देखो रखने ही नहीं आता मैक्सिमम लोगों को, फॉर्मूला दे के भी हम क्या करेंगे, इसीलिए हम पहले रखवा चेक करवा दे रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे C है, उसके बाद n की जगह पे हमको क्या डाल देना है, 4, ठीक है ना, जिससे ये साबित हो चुका है कि कार्बन कितने होने वाले हैं, 4। अब H 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 और +2, ये देखो ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2n में से 2n में ही जोड़ना है, यानी H के नीचे है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि +2 यानी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में 2 जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, C4 2 चौके 8, 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10, तो C4H10, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड करके चेक कर लो, तो 1 2 3 4। अब मैं नहीं बनाऊँ तो भी काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है। एक ठोर देख लेते हैं, इतना देर में हो गया होता है। अगर मैं n की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, n की वैल्यू 6, तो C6 n की जगह पे 6 हो जाए, जहाँ जहाँ n हो वहाँ पे 6, H 2 है 2, n है तो डायरेक्ट 6 गुणा करके, ओके। और +2 तो +2 कितना हो जाएगा, C6 और 6 दूना 12, अब 12 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14, तो H 14। आई बात समझ में। एहू के एक्सपेंड करके लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी सिंगल बॉन्ड वाला है, ओके। तो एल्केन का फार्मूला याद हो जाएगा CnH2n+2, ओके। अब इसी तरीके से हम एल्कीन का भी देख लेते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कैसे आएगा, डबल बॉन्ड में आएगा। भाई याद रखने वाली बात है, याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एल्कीन रखा, इंग्लिश में भी एल्कीने कहते हैं इसको, फोकस इधर होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, CnH2n और कुछ नहीं। अब इसकी सबसे प्रमुख बात है कि ये n बराबर 1 पे काम नहीं करता है, n बराबर 1 दे दो इसको, तो क्या होगा, C1H 2 गुणे 1 होगा, और यहाँ पे C1 कैसे रहेगा, और यहाँ पे H2, यानी एक कार्बन कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड संभव है नहीं है। कार्बन को कितना चाहिए, 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल रहा है ना, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है नहीं है। तो n बराबर 1 पे फ्लॉप होता है एल्केन, यानी n बराबर 1 पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दे पाता है एल्केन। क्लियर है, यस और नो बोल देना। n बराबर 5 डाल दिया, डाल के चेक करो, तो C 5 हो जाएगा, और H 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, C 5 2 5 10, C5H10 बना के देख लो, फटाफट देखना, 1 2 3 4 5 हो गया, कितना हाइड्रोजन है, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 10, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बात खत्म, ठीक है। इसको हटा देना, यहाँ पे जोड़ देना, बस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, स्ट्रक्चर बन जाएगा। एल्काइन वाला देख लो, एल्काइन को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, एल्काइन, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, ओके, CnH2n-2। n बराबर 1 पे ये भी काम नहीं करता है, जैसा कि एल्कीन नहीं करता वैसे ये भी नहीं करता, देख लो। तो C1H
2 गुणे 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा C1 और 2 1 कम 2 में से 2 घटा दोगे तो H0। कह रहा है एक कार्बन हाइड्रोजन 0, एक को हाइड्रोजन नहीं, तो ऐसा कोई कार्बन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं, अकेले नहीं आएगा। ठीक है, तो n बराबर 1 पे काम नहीं करता। अब n बराबर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, काम करेगा। n बराबर 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, चलो 5 डाल दिया तो C5 H 2 गुणे 5 माइनस 2, तो C5 H2 इंटू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा C5, 2 5 10, 10 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 8, तो C5 H8। ओके, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बना के देख लो, 1 2 3 4 5 हो गया। पहले को कितना देना है 3, इसको फिर कितना दे दो 2, इसको फिर कितना दे दो 2, 3 2 5 2 7 हो चुका है। एक हाइड्रोजन केवल बचा है, तो वो हाइड्रोजन लास्ट वाले को दे दो और बीच में क्या लगा दो 3 बॉन्ड, खत्म। देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला बन गया कि नहीं बन गया। आपको मोटी मोटा ये फॉर्मूला याद रखना है और आपको खुद से बनाना है। तो एक काम करिएगा, एल्केन में भी आप क्या करिएगा, कम से कम 20 ठो बनाइएगा, 1 से स्टार्ट करिएगा 20 ठो, 20 तक बनाइएगा। नाम लिखने के लिए मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इसमें कितने भी बनाएंगे, इसमें भी आप 20 बनाएंगे और इसमें भी आप कितने बनाएंगे 20। देखिए मैं देखने तो नहीं आऊँगा, जाहिर सी बात है मैं देखने नहीं आऊँगा, लेकिन आप अगर करेंगे तो इसमें आपका खुद का कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, मेरे लिए नहीं। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, चाहे मैं रोक देता हूँ 2 सेकंड के लिए, रोक देता हूँ। मैं थोड़ा सा मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे नाम भी लिखने के लिए, ठीक है। मैं नाम लिखने के लिए भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने इसको बनाया है, ये रहा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10, है ना। देखो इसका नाम कैसे लिखोगे, बड़ा आसान है। अभी जस्ट बताए कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो लिख देंगे पेंट। अब कितना बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ना होगा, आइन। तो बस इसमें क्या जोड़ दो, पेंटाइन, खत्म। क्लियर। तो ऐसे नाम भी लिखने आ जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बना है ना C5H10, तो कितने कार्बन है, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंट। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए बस क्या जोड़ देना है, इन, तो पेंटीन, खत्म। देखो कितना आसान है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और H14, तो H से हमारा कुछ लेना देना होता है। कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन का मतलब कितना हो जाएगा, 6 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन। आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 20 तक करना और बाकी बारी बारी क्या कर लेना, नाम लिख देना, हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ तक आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। हमने प्राइमरी सफिक्स देख लिया, अभी हमको सेकेंडरी सफिक्स देखना है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स देखना है, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना है। बहुत सारा काम बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच हेमर्स।